अच्छा, दबाव तो एक और तरह से भी है जो पाबंदी की सूरत में पूरी दुनिया बात करी खान साहब के ऊपर, मगर पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है, उनकी तकरीर को बराह रास्त नशर नहीं किया जाए। अगर फॉलोअर्स उनके देख लूँ हारून साहब, 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा सिर्फ खान साहब के हैं और 4-5 पार्टी लीडर जो सीनियर हैं मिला के 4 करोड़ से ऊपर बात पहुंच जाती है, तो ये पाबंदियां मौसर रहेंगी या गैर मौसर रहेंगी? 4 करोड़ ना भी हो, 3 करोड़ तो ज़रूर होंगे। 1 करोड़ तो खैर उनके ही हैं, और वो एक अपना छोटी सी वीडियो बना के जारी कर दें, और बाकी वह और छोटी सतह पे, ज़िली सतह पे, डिवीजनल सतह पे, सूबाई सतह पे बहुत सारे लीडर हैं, तो मैसेज उनका पहुंच जाता है। ये वो ज़माना गुजर गया जब पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। मुझे याद है यूब खान का इंतकाल हुआ तो हुक्म सादर हुआ भुट्टो साहब की बारगाह से कि टेलीविज़न से ख़बर नहीं जाएगी, रेडियो से ख़बर नहीं जाएगी, और अंदर 5-6 सत्रों से ज़्यादा की खबर अखबारों में नहीं छपेगी। इसके बावजूद इतना बड़ा जनाजा हो गया था। वो ये नहीं होता, ये ख्याल है, बाय वर्ड ऑफ माउथ लोगों तक बात पहुंच जाती। ठीक है, एक और आजकल तो सोशल मीडिया के होते हुए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और ऐसी ऐप्स हैं जिनके जरिए देखा जा सकता है। सही है। सोशल मीडिया से हारून साहब याद आया, कहा जाता है कि हुकूमत की ज़ेर क़यादत जो मीडिया सेल चलता है उसे फ़ाद हुसैन साहब लीड करते हैं, वही जो कहते हैं चंद सहाफ़ी वही ट्वीट करते हैं। ये महज वाकई हुस्न इत्तफ़ाक़ है या सच बात है? उसने इत्तफाक की है, वो तो मैंने आपको भेज भी दिए। 6-7 ट्वीट है, सबकी लैंग्वेज बिल्कुल एक है। पहला फिक्रा उसी तरह शुरू होता है, अब इसी तरह काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अब ये जाहिर है ये बहुत से लोगों के पास पहुंच जाएगा, मुझे भी तो किसी ने भेज ही दिया है ना, तो बहुत से लोगों के पास पहुंच जाएगा, और उनमें ऐसे हमारे दोस्त हैं जो हमें बताते रहते हैं, वो अपना पहुंच जाएगा सब लोगों के पास, तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, उल्टा नुकसान होगा उसको। ठीक है। तफ्तीश में एक और पेशरफ्त हुई थी जब गिल साहब के पार्लियामेंट लॉजिस वाले कमरे पर छापा मारा गया था, असला बरामद हुआ, यूएसपीज बरामद हुई, और ये कहा जा रहा था कि एक और मुकदमा बनेगा, मजीद जिस्मानी रिमांड मिलेगा, मगर यहाँ तो मामला ही उलट हो गया। रिमांड क्यों नहीं दिया गया गिल साहब का हारून साहब? मैं आपसे मुस्तकिल तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मफरूज़ा पीडीएम ने और बाज़ अखबार नवीसों ने अपने तौर पे कायम कर लिया है कि अदालतें रबड़ स्टंप का काम करेंगी। अदालतें रबड़ स्टंप का काम नहीं करेंगी। जज हर तरह के होते हैं, कुछ जज कमज़ोर होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, कुछ बहुत बहादुर होते हैं, कुछ कानून का ज़्यादा फ़हम रखते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात नरमी दिखाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं दिखाते। तो अदालतें आला कार नहीं बनेंगी यकसर, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि ये जो इस तरह की जब फ्लूइड सिचुएशन होती है उसमें बहुत से अदारों का रोल बढ़ जाता है आम हालात के मुकाबले में। तो मेरा अपना अंदाज़ा यही था। सुबह मैंने लोगों से पूछा भी जो लोग अदालतों में जाते हैं, उन्होंने कहा नहीं मिलेगा जिस्मानी रिमांड, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो जाहिर है वो सारा मामला ही आश्कार हो गया कि उन्हें टार्चर किया गया, और बहुत बुरी तरह टार्चर किया गया। अब तो बैनुल अक़वामी अदारे भी मैदान में आ गए हैं, अब वो ज़रा सुख का सांस लेंगे, और वो पहले वैसे कह भी चुके हैं। मुझसे जो मंसूब अगर कोई बयान आए तो वो मेरा बयान नहीं होगा। वे एक आदमी की कनपट्टी पे पिस्तौल रख दें और उससे कोई कुछ कहलवा लें तो उसकी हैसियत क्या? वो इसाक डार वाली मिसाल मैं पहले आपको दे चुका हूँ, वो बात वाज़ेही है। ठीक है, अब कुछ हारून साहब मैशत के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। मैशत के हवाले से जो बजट खसारा है, जो सरकारी अदादो शुमार बता रहे हैं, वो हुकूमत ने 2021 से 22 के दरमियान 5600 अरब यानी अपनी आमदन से इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब इसको कम कैसे किया जाए? अखराजात कम करे हुकूमत या टैक्स की वसूलियाँ ज़्यादा करे? मगर ले रही है। देखिए पाकिस्तान में ये तो कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कोई नहीं है। एक तो ये टैक्स ज़्यादा जमा किया जाए, लेकिन दुकानदार और ताजर तो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, और जो हुकूमत आती है उन्हें मराहत पे मराहत देती चली जाती है, उनके सामने झुक जाती है। टैक्स वसूल पुराने जो टैक्स देने वाले हैं उन्हीं पे बहुत सारा डाला जा रहा है। मतलब फैक्ट्रियों से कहा गया कि 10% एक्सपोर्ट नहीं होगी तो इतना टैक्स लग जाएगा। ये क्या बात हुई भाई? बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जो एक्सपोर्ट के लिए सामान बनाती ही नहीं है, लोकल कंजप्शन के लिए बनाती हैं। बाज़ कपड़े हैं जो लोकल कंजप्शन के लिए बनते हैं, खातिन के इस्तेमाल के बाद चीज़ें जो बैरून मुल्क नहीं जाती हैं। खेल का कुछ सामान भी ऐसा है, अब हर कहीं बैडमिंटन तो नहीं खेला जाता कि वो आपको बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो जाए। तो गुजारिश ये है कि वो नए टैक्स दहिंदगान को जब तक शामिल नहीं करेंगे, 80% 70% टैक्स तो बड़ी इंडस्ट्री देती है, मल्टीनेशनल्स देती हैं, तो उसके लिए ये 22-24 हज़ार की फ़ौज जमा करने की क्या ज़रूरत है? और दूसरा सादगी है। अभी 62 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ किसी ने मंगवाई थी, और ये परवेज़ अशरफ साहब वहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक मीटिंग ये वापस आए, यहाँ मुज़ाहरे होने चाहिए, हंगामे होने चाहिए। हम ये करते नहीं हैं। हम
दबाव डालते नहीं है। ये पुलिस के थानों में जो टार्चर होता है, और ये खुफिया जो बाज़ मकामात उन्होंने बनाए हुए हैं, और ये जो फजूल खर्ची होती है, हम इस पर एहतजाज नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि सड़क का एक तखमीना था, सेनेटर सराजुल हक के पास वो गए, 10 करोड़ रुपए पता नहीं कितने चाहिए, उन्होंने कहा इतने पैसे नहीं है। वो होते होते 30 या 33% पे वो राजी हो गया, जाहिर है उसमें भी मुनाफा होगा। तो ये इसके लिए सिविल सोसाइटी को बरूए कार आना होगा, सियासी जमातों को आना होगा। मैं सियासी जमातों का तो अजीब हाल में देख रहा हूँ। ओ भाई, इतना बड़ा सैलाब है जिसकी मुल्क की तारीख, बरे सगीर की तारीख में शायद ऐसा कभी सैलाब, जब यूनानी आए थे वो हम तारीख में पढ़ते हैं, तो उस वक्त इतना बड़ा सैलाब था, सिकंदर आजम जब आया था। तो सियासी जमातें कुछ कर ही नहीं रही है, ना पीपल्स पार्टी कुछ कर रही है, ना नून लीग कर रही है। तो उलमा को करना चाहिए, कौमी मंसूबा बनना चाहिए, और सादगी पे जोर दे। हमारा तर्ज ज़िंदगी, हम मुगलों के वारिस हैं, हमारा ऐसा तर्ज ज़िंदगी है। शादियों में पैसे खर्च करते हैं, मकानों पे बेताजा पैसा खर्च करते हैं। वो मेंटली इन्वॉल्व थी, वहाँ जाया करती थी, उनकी एक रूहानी जेत थी, और उनका पस मंज़र अपना ख़ानदान का बहुत बड़ा था। उनके वालिद महमूद हुसैन कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उनके चचा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत मोहतरम आदमी थे, और भारत के सदर भी रहे वो। सही। तो वो बलूचिस्तान जाती थी, उनकी रूहानी ये थी कि वो हमेशा रमज़ान अल मुबारक के आखिरी 10 दिन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारती थी। एक ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ था। तो बहुत ही, यानी जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें बहुत गहरा सदमा है उनके इंतकाल का, उन्हें बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। ठीक है अरुण साहब, ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी का पहला कैडेट बनने का एजाज़ जो है वो जनरल साहब के हक में आता है। ये तफसील मेरे जहन में नहीं है। 1926 की उनकी पैदाइश थी, और जाहिर है कि मिड 40s में कहीं वो गए, कभी उनके बारे में कोई बुरी बात सुनने में नहीं आई। तो जनरल ज़ियाउल हक ने बुला के कहा कि जिस तरह आपने बलूचिस्तान में अमन कायम किया है, अब आप सिंध में जाएं और वहाँ जाकर काम करें। उसके बाद तो आपको पता है 17 अगस्त का हादसा ही हो गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और वो फिर लाताल्लुक हो गए। वो उनकी एक शख्सियत का ये पहलू था कि लाताल्लुक हो गए तो खामोश हो गए, फिर कभी किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं रखा। वो मेंटली इन्वॉल्व थी, वहाँ जाया करती थी, उनकी एक रूहानी जेत थी, और उनका पस मंज़र अपना ख़ानदान का बहुत बड़ा था। उनके वालिद महमूद हुसैन कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उनके चचा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत मोहतरम आदमी थे, और भारत के सदर भी रहे वो। सही। तो वो बलूचिस्तान जाती थी, उनकी रूहानी ये थी कि वो हमेशा रमज़ान अल मुबारक के आखिरी 10 दिन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारती थी। एक ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ था। तो बहुत ही, यानी जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें बहुत गहरा सदमा है उनके इंतकाल का, उन्हें बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। ठीक है अरुण साहब, ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी का पहला कैडेट बनने का एजाज़ जो है वो जनरल साहब के हक में आता है। ये तफसील मेरे जहन में नहीं है। 1926 की उनकी पैदाइश थी, और जाहिर है कि मिड 40s में कहीं वो गए, कभी उनके बारे में कोई बुरी बात सुनने में नहीं आई। तो जनरल ज़ियाउल हक ने बुला के कहा कि जिस तरह आपने बलूचिस्तान में अमन कायम किया है, अब आप सिंध में जाएं और वहाँ जाकर काम करें। उसके बाद तो आपको पता है 17 अगस्त का हादसा ही हो गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और वो फिर लाताल्लुक हो गए। वो उनकी एक शख्सियत का ये पहलू था कि लाताल्लुक हो गए तो खामोश हो गए, फिर कभी किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं रखा।